दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि दुनिया भर में कई वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन हो या सीरिया, यमन, टिग्रे, पैलेस्तीन या म्यांमार। आज लगभग हर कॉन्टिनेंट एक वायलेंट क्राइसिस से जूझ रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि ज़्यादातर वॉर्स कई सालों से चले आ रहे हैं, जिनका सॉल्यूशन ढूंढ पाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। वैसे तो इन वॉर्स के कई कारण बताए जा सकते हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल राइवलरी, रिलीजियस परसिक्यूशन, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन या टेरिटोरियल एक्सपेंशन। लेकिन क्या आपने कभी इनके मकसद या एंड गोल के बारे में सोचा है? इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो जंग कभी एक क्राइसिस और कभी एक सॉल्यूशन बनकर सामने आया है। एक समय ऐसा था जब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूल्स के अब्सेंस में थ्रेट ऑफ वायलेंस या वॉर को पीस और स्टेबिलिटी कायम करने का रास्ता माना जाता था। लेकिन जो सवाल तब से लेकर आज तक मानव सभ्यता को परेशान करता आया है वो ये है कि क्या पीस अचीव करने के लिए वॉर ज़रूरी होता है। आज इस वीडियो में हम इसी सवाल को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि कैसे वॉर के बदलते नेचर ने इस सवाल को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी जीएस 2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बड़ा शुक्रिया कि आपने स्टडी आईक्यू की पहली किताब फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी को शानदार रिस्पांस देते हुए यूपीएससी कैटेगरी में बेस्ट सेलर बना दिया और आपके इसी रिस्पांस की सराहना करते हुए स्टडी आईक्यू लेके आया है इंडियन ज्योग्राफी पे अपनी नई किताब, जिसको स्पेशली डिजाइन किया गया है यूपीएससी, सीएसई और बाकी के स्टेट एग्जाम्स के लिए। इस बुक के स्पेशल फीचर्स की बात की जाए तो अराउंड 200 मैप्स और डायग्राम्स यूज किए गए हैं बेहतर क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्विक रिवीजन के लिए, टेबल फॉर्म में नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रियल लाइफ एग्जांपल की केस स्टडीज और भी बहुत कुछ है जो इस बुक को बनाता है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट चॉइस। तो दोस्तों, आज ही घर बैठे ऑर्डर करिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन से इंडियन ज्योग्राफी पे स्टडी आईक्यू की शानदार किताब। लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी जैसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी डेटाबेसेस के मुताबिक किसी भी एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की जानें गई हों उसे वॉर कहा जा सकता है। सदियों से ह्यूमन हिस्ट्री को शेप करने में वॉर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। कैनेडियन हिस्टोरियन और प्रोफेसर मार्गरेट मैकमिलन का मानना है कि वॉर और ह्यूमन सोसाइटी को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिकॉर्डेड हिस्ट्री के पहले से ही वॉर ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट में एक नेचुरल कंसिक्वेंस रहा है। प्राचीन काल में अपने जमीन और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट या एक्वायर करने के लिए इंसान ने जंग का सहारा लिया, चाहे प्रॉपर्टी हो या पावर। अपने पोजेशंस को खोने के डर ने इस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को बनाए रखा और इसी के चलते वॉर्स बढ़ते गए, आर्मीज मल्टीप्लाई होने लगी और एम्पायर्स एक्सपैंड करते गए। धीरे धीरे ये वॉर्स सिर्फ सोल्जर से ही नहीं बल्कि नए नए इन्वेंशन से भी लड़े जाने लगे, जैसे स्पीयर, बोज एंड एरोज, आयरन, गन पाउडर और बॉम्ब। यही कारण है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में वॉर का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। जहां एक जमाने में ट्राइबल रेड्स हुआ करते थे, वहीं आज बात न्यूक्लियर मिसाइल्स और साइबर वॉर्स तक आ पहुंची है। देखते ही देखते वॉर टेक्नोलॉजी आज एक ऐसे लेवल पे पहुंच गई है जो दुनिया भर के इंसानों का नामो निशान मिटा सकती है। लेकिन क्या जंग का आउटकम सिर्फ डेथ और डिस्ट्रक्शन ही रहा है? हिस्टोरियंस और एनालिस्ट के मुताबिक वॉर हमारे कल्चर को ट्रांसफॉर्म करते हुए मॉडर्न वर्ल्ड को शेप करता आया है। नई टेक्नोलॉजीज ने मेडिसिन, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को रिवॉल्यूशनाइज करते हुए हमारे जीने और सोचने के तरीकों को बदलने का काम किया है। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन इयान मॉरिस अपनी किताब वॉर, व्हाट इज इट गुड फॉर, कॉन्फ्लिक्ट एंड द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम प्राइमेट्स टू रोबोट्स में ये कहते हैं कि हजारों सालों के इतिहास को देखें तो ये कहा जा सकता है कि वॉर ने ह्यूमन प्रोग्रेस को हिंडर नहीं बल्कि हेल्प किया है। वो लिखते हैं कि बाय फाइटिंग वॉर्स पीपल हैव क्रिएटेड लार्जर, more organized societies that have reduced the risk that their members will die violently. मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो वॉर को अक्सर 3 पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। पहला, एक इंडिविजुअल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके लिए वॉर एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है। फेमस रशियन जनरल और मिलिट्री थ्योरिस्ट कार्ल वॉन का एक स्टेटमेंट काफ़ी मशहूर है कि वॉर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी विद अदर मीन्स, यानी वॉर स्टेट पॉलिसी का ही एक्सटेंशन है।
फॉर एग्जाम्पल, यूक्रेन पे चल रहा रशियन इन्वेजन रशिया के फॉरेन पॉलिसी के इंटेंसिव मिलिटराइजेशन को दर्शाता है। दूसरा, इंटरनेशनल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वॉर को बैलेंस ऑफ पावर या आईआर थ्योरिस्ट केनेथ वॉल्ट के शब्दों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज का एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। वॉर स्टेट्स के सर्वाइवल या एलिमिनेशन को डिटरमाइन करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, आईआर के फंडामेंटल यूनिट यानी नेशन स्टेट का जन्म ऐसे ही एक वॉर से हुआ था जिसका नाम था 30 ईयर्स वॉर। ये यूरोप के एम्पायर्स और किंगडम के बीच लड़ी गई एक रिलीजियस और पॉलिटिकल जंग थी। इस वॉर के बारे में और जानने के लिए आप हमारे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया वीडियो को देख सकते हैं। खैर, इस वॉर के चलते कई किंगडम्स और एम्पायर्स मिट गए और यूरोप में इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स का राइज हुआ। तीसरा, सोसाइटी ऑफ स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉर के दो एस्पेक्ट्स हैं, जहां एक तरफ वॉर को सोसाइटी ऑफ स्टेट्स के स्टैब्लिश्ड नॉर्म्स, रूल्स और प्रिंसिपल्स के खिलाफ एक थ्रेट माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं कॉमन रूल्स और इंटरेस्ट को प्रमोट करने का एक जरिया भी। फॉर एग्जाम्पल, एग्रेसिव नेशनलिज्म और कॉलोनियल कंपटीशन के चलते यूरोपियन पावर्स ने दुनिया को वर्ल्ड वॉर्स में ढकेल दिया। वैसे तो इंटरनेशनल रिलेशंस का ऑब्जेक्टिव रहा है कि वॉर्स को अवॉइड करते हुए वर्ल्ड पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट और प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन वॉर और पीस का संबंध हमेशा कॉम्प्लेक्स रहा है, और वो इसीलिए क्योंकि अक्सर हम एब्सेंस या एंड ऑफ वॉर, कॉन्फ्लिक्ट या वायलेंस को पीस मान लेते हैं। दोस्तों, अगर हम पीस को सिर्फ एब्सेंस ऑफ वॉर के टर्म पे डिस्क्राइब करें तो ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट बन जाता है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वॉर के एब्सेंस या एंड को ही पीस मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअल पीस तब इस्टेब्लिश की जा सकती है जब कुछ पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट्स हों। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का खत्म होना ही पीस नहीं है। पीसफुल सोसाइटीज़ को सस्टेन करने के लिए एटीट्यूड्स, इंस्टीट्यूशंस और सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में भी चेंजेस ज़रूरी हैं। साथ ही पीस स्टडीज एक्सपर्ट्स के मुताबिक पीस को सिर्फ हार्मनी या स्टेबिलिटी की नज़र से देखना भी एक ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा, क्योंकि कई स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस वायलेंस या इनजस्टिस को बढ़ावा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक यूगोस्लाविया के ब्रेकअप ने उसके मल्टी एथनिक पॉपुलेशंस में एक इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी थी। सालों से उबलते एथनिक टेंशंस और पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते 1992 से 1995 तक बॉस्नियन वॉर चला। इसके अलावा जब हम पीस को कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं तो कई सवाल पैदा होते हैं, जैसे कि क्या पीस किसी भी कीमत पर चाहिए होता है? जस्ट वॉर की तरह अनजस्ट पीस भी एक कॉन्सेप्ट है। क्या लिबर्टी और इंडिपेंडेंस पीस को हिंडर करते हैं? दोस्तों, आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में शायद सुना होगा। ये थ्योरी स्टेट या सोवन एंटाइटी के प्रति इंसान के मोरल और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को एक्सप्लेन करती है। पॉलिटिकल फिलोसफर्स की माने तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बिना हम एक स्टेट ऑफ नेचर में ही रह जाते हैं, यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां हर एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट दूसरे के खिलाफ होता है। जाहिर सी बात है कि इससे वायलेंस और इंस्टेबिलिटी बनी रहती है, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए कहीं ना कहीं वायलेंस का एक रोल रहा है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट को इंश्योर करने के लिए एक थ्रेट ऑफ पनिशमेंट की ज़रूरत है, और इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट कभी एब्सोल्यूट पीस या स्टेबिलिटी इंश्योर नहीं करती। ये लॉजिक इंटरनेशनल स्फीयर में सिक्योरिटी डायलेमा के कॉन्सेप्ट में देखी जा सकती है, जिसका इस्तेमाल कर स्टेट्स अपने वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं। चूंकि स्टेट्स को गवर्न करने के लिए किसी ओवरऑल सुपीरियर अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए स्टेट एक सेल्फ हेल्प सिस्टम फॉलो करते हैं, जिससे सिक्योरिटी डायलेमा पैदा होता है। जब एक स्टेट अपने सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कोई स्टेप लेता है तो ये दूसरे स्टेट के लिए थ्रेट बन जाता है। इसी को सिक्योरिटी डायलेमा कहते हैं। यही वजह है कि स्टेट सोवर्निटी को अक्सर वर्ल्ड पीस के लिए थ्रेट माना जाता है। ठीक उसी तरह जैसे अमेरिकन सोवर्निटी और नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर लड़े गए इराक और अफगानिस्तान वॉर्स ने इंटरनेशनल सिस्टम को डिस्टेबलाइज करके रख दिया है। इसीलिए एक्सपर्ट्स के अनुसार पीस कोई एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशंस पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड वॉर 1 की जीत के बाद अलाइड पावर्स ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के थ्रू एक पीस सेटलमेंट हासिल की, लेकिन जर्मनी को बिना इंक्लूड किए और उसे इस वॉर के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने यूरोप के पीस को खतरे में डाल दिया, और हिटलर की लीडरशिप में जर्मनी इस बदले का इंतजार करने लगा। दोस्तों, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए
ये समझना मुश्किल नहीं है कि वॉर और पीस को लेकर दो मेजर ट्रेडिशंस या स्कूल ऑफ थॉट रहे हैं। पहला एक रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो जंग को सिर्फ अनिवार्य ही नहीं बल्कि जरूरी भी समझते हैं। रियलिस्ट का मानना है कि इंसान नेचुरली वायलेंट होते हैं और इसीलिए अराजकता के माहौल में पीस और स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए वॉर की जरूरत होती है। चाइना से लेकर ग्रीस और रोम तक एंशिएंट वर्ल्ड के थिंकर्स का मानना था कि इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मिलिट्री पावर एस्टैब्लिश करना जरूरी है। चाइनीज मिलिट्री जनरल और थिंकर सुन त्सू अपनी किताब आर्ट ऑफ वॉर में कहा है कि इन पीस प्रिपेयर फॉर वॉर, इन वॉर प्रिपेयर फॉर पीस। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल का भी कुछ ऐसा ही कहना था। उन्होंने कहा था कि हम जंग इसलिए लड़ते हैं ताकि शांति कायम रह सके। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का भी मशहूर सलाह यही थी कि स्पीक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक। दूसरी ओर एक लिबरल या पैसिफिस्ट ट्रेडिशन भी रहा है जो अहिंसा को इनकरेज करता है। लिबरल व्यू पॉइंट से देखा जाए तो डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ में वॉर के लिए कोई जगह नहीं है। फ्रीडम, इक्वालिटी, कोऑपरेशन और पब्लिक गुड के अलावा लिबरलिज्म का एक और इम्पॉर्टेंट कोर प्रिंसिपल है डिसिप्लिन ऑफ पावर, यानी पावर को पॉजिटिवली यूटिलाइज और कंट्रोल करना। रियलिज्म की तरह ये पैसिफिस्ट ट्रेडिशन भी लंबी रही है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश कॉलोनिज्म के खिलाफ अहिंसा और सत्याग्रह को प्रायोरिटाइज करते हुए एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को अपनाया था। अमेरिकन एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक नॉन वायलेंट मूवमेंट को लीड किया था। 1963 में वॉर के अपोनेंट्स का एड्रेस करते हुए अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि पीस इम्प्रैक्टिकल हो या वॉर इनवेटेबल। लिबरल्स वॉर को लास्ट ऑप्शन मानते हैं, खासकर उन सिचुएशंस में जब जेनोसाइड को प्रिवेंट करने की या ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात आए। कई एनालिस्ट ये दावा करते हैं कि जहां तक बात पीस के पॉसिबिलिटीज की हो तो रियलिज्म और लिबरलिज्म दोनों ही इनएडिक्वेट हैं। एक तरफ जहां यूनिवर्सलिज्म और हार्मनी पे फोकस करते हुए लिबरलिज्म एक अनस्टेबल वर्ल्ड क्रिएट करता है, वहीं दूसरी तरफ रियलिज्म का पेसिमिस्टिक अप्रोच पीस के प्रोस्पेक्ट्स को इनकरेज नहीं करता। दोस्तों, ब्रिटिश हिस्टोरियन एरिक हॉब्सबैवन कहते हैं कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री में 20th सेंचुरी सबसे ब्लडियस्ट रही है। इस सदी के कंटिन्यूअस वॉर्स में लगभग 187 मिलियन लोगों की जानें चली गईं। 1914 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई जो 4 साल तक चली। इसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर किया गया, जिसके तुरंत बाद लगभग 40 साल तक अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर कायम रहा। 1990s का दौर यूरोप, अफ्रीका और वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में फॉर्मल और इनफॉर्मल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का दौर रहा। इस पूरे सिनेरियो में एक बात साफ थी कि वॉर पीस को गारंटी नहीं कर पाया था। हॉब्सबैवन के मुताबिक 20th सेंचुरी में वॉर के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आए। पहला ये कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट या ऑपरेशंस सिर्फ स्टेट या गवर्नमेंट के हाथ में नहीं था। इंटरनल और सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स इंटर स्टेट वॉर्स को रिप्लेस करने लगे। दूसरा ये कि कॉम्बिटेंट्स और नॉन कॉम्बिटेंट्स में डिस्टिंक्शन मिट गया। 2 वर्ल्ड वॉर्स में ही पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज और उनके कॉलोनीज के पॉपुलेशंस अफेक्टेड हुए, लेकिन उस सदी के सेकेंड हाफ तक वॉर का बर्डन आर्म्ड फोर्सेस से सिविलियंस पे शिफ्ट हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने लोग मारे गए थे उनमें 5% सिविलियंस थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये फिगर 66% तक पहुंच गया। आज वॉर में सबसे ज्यादा अफेक्टेड सिविलियंस ही होते हैं, जैसा हम सीरिया, पैलेस्तीन या यूक्रेन में देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 21st सेंचुरी में वॉर और पीस में क्लियर कट डिफरेंस नहीं रहा। एक समय था जब 1899 और 1907 के हेग कन्वेंशंस में वॉर के रूल्स को कोडिफाई किया गया था। कॉन्फ्लिक्ट्स प्राइमरीली सोवन स्टेट्स के बीच में होती थी और डिक्लेरेशन ऑफ वॉर और पीस ट्रीटी क्लियरली डिफाइंड थे। 19th और 20th सेंचुरीज के ज़्यादातर वॉर्स फॉर्मल अल्टीमेटम्स, डिक्लेरेशंस, एग्रीड प्रोटोकॉल्स, ट्रूसेस, आर्मिस्टिसेस और ट्रीटीज से गवर्न थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स में एक कॉम्प्लेक्सिटी और कन्फ्यूजन आम बात हो गई है। मई 2020 में पब्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एक सर्वे के मुताबिक वर्ल्ड वाइड 60% ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स लगभग एक दशक से एक्टिव रहे हैं और पीस प्रोसेस डिक्लाइन होता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर 2014 में शुरू हुआ यमन सिविल वॉर आज भी चल रहा है। सरकार और हौथी रिबल्स के बीच इस जंग में हजारों की मौत हो गई है और हजारों बेघर हो गए हैं।
सीरियन कॉन्फ्लिक्ट को भी एक दशक हो गया। जैसे जैसे इस सिविल वॉर में एक्सटर्नल प्लेयर्स जुड़ते गए, वैसे वैसे ये और भी कॉम्प्लेक्स और इंटेंस बनता गया। आज गवर्नमेंट, रेबल फोर्सेस, फॉरेन पावर्स और आईएसआईएस जैसे टेरर ग्रुप्स के इन्वॉल्वमेंट के चलते सिविलियंस को लार्ज स्केल हॉस्टिलिटीज और डिस्प्लेसमेंट का शिकार होना पड़ रहा है। इसराइल और फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट और भी पुराना है, ये 1948 से चली आ रही है। अफ्रीका की ओर देखें तो इथोपिया, एरिट्रिया और टिग्रे इंटरनल पावर स्ट्रगल्स और सिविल वॉर से जूझ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट और भुखमरी ने न जाने कितने सिविलियन लाइव्स डिस्ट्रॉय कर दिए। साउथ सूडान में भी कुछ यही हाल है। साउथ एशिया की बात करें तो 20 ईयर्स तक अफगानिस्तान में अमेरिका का वॉर ऑन टेरर कुछ हासिल नहीं कर पाया और ऊपर से इस देश को और तबाह कर दिया। जिस तालिबान के खिलाफ जंग लड़ी जा रही थी, वही तालिबान आज वहां रूल कर रहा है। उधर म्यांमार में रोहिंग्या क्राइसिस आज भी चल रही है। इन एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि आज वॉर्स मोस्टली अनडिक्लेयर्ड और अनडिफाइंड होते हैं, जिनमें मल्टीपल पार्टीज, फॉरेन गवर्नमेंट्स, प्रॉक्सी फोर्सेस, कोवर्ट मेथड्स और नए और लीथल वेपन शामिल हैं। यही नहीं, ये वॉर्स ज्यादातर सिविलियन लाइव्स की परवाह किए बिना लड़ी जाती हैं। 1949 के जिस जेनेवा कन्वेंशन ने वॉर रिलेटेड इंटरनेशनल लीगल स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स की स्थापना की, उसे आज इग्नोर किया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, आज सवाल ये नहीं है कि क्या वॉर पीस को एस्टैब्लिश करता है, बल्कि यह है कि क्या वॉर और पीस में फर्क खत्म हो गया है। अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट चार्ल्स टाइली के मुताबिक वॉर और नेशन स्टेट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, एम्पायर्स और किंगडम्स के बीच वॉर्स के कारण नेशन स्टेट्स फॉर्म हुए और क्योंकि नेशन स्टेट्स के पास वायलेंस यूज करने की अथॉरिटी है, इसीलिए अपने प्रिजर्वेशन और पावर को बढ़ाने के लिए वो अक्सर जंग का सहारा लेते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि वॉर सिर्फ नेशन स्टेट के फॉर्मेशन में ही नहीं, बल्कि उसके कंटिन्यूएशन के लिए भी क्रूशल रहा है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हमें ड्यूरेबल पीस चाहिए तो उसके लिए हमें अपनी सोसाइटीज को नेशन स्टेट और उनके मोनोपोली ऑफ वायलेंस पे नहीं, बल्कि इंटरडिपेंडेंस और कोऑपरेशन पे डिपेंड करना होगा। हॉब्स बेवम की माने तो 21st सेंचुरी में बैलेंस ऑफ पावर और पीस को रीस्टोर करने के लिए नेगोशिएशंस और सेटलमेंट के अलावा इंटरनल स्टेबिलिटी को मजबूत करना पड़ेगा, जिससे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स या सिविल वॉर्स अवॉइड किए जा सकें। कई एनालिस्ट ने ह्यूमन सिक्योरिटी को भी एम्फसाइज किया है। ह्यूमन सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में फोकस एरिया स्टेट की फिजिकल सिक्योरिटी नहीं, बल्कि उसके लोगों की सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और सिविल, पर्सनल और फिजिकल सिक्योरिटी होती है। इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ एक्सपर्ट्स ने इंडिया के एग्जाम्पल को अपहोल्ड किया है। उनका मानना है कि जिस तरह इंडिया ने पीस और सिक्योरिटी को इंटरप्रेट किया है, उससे एक थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ है, जिससे मिलिट्री ओरिएंटेड वेस्टर्न क्लासिकल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया जा सके। इंडिया जैसा देश जो पीसफुल नेगोशिएशंस और परसुएसिव मेथड्स में बिलीव करता है, वो पीस बिल्डिंग में एक अहम भूमिका निभा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लीबियन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने मार्च 1992 के रेजोल्यूशन से अब्सटेन करते हुए कहा था कि अमेरिका और ब्रिटेन सारे डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को यूटिलाइज किए बिना लीबिया पर सैंक्शंस इंपोज कर रहे थे। आज भी यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया एक डायलॉग ड्रिवन पीसफुल सेटलमेंट के फेवर में है। इंडिया जैसे एक राइजिंग पावर के लिए उसके नेशनल इंटरेस्ट दूसरे स्टेट्स के साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू ही इंप्रूव किए जा सकते हैं और इससे एक जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ पीस को भी प्रमोट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज के एनालिसिस वॉर और पीस के बदलते नेचर्स पे। और इस टॉपिक के यूपीएससी मेंस के रेलेवेंस को देखते हुए हम एक सवाल आपके लिए छोड़कर जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। और आपका सवाल है, डिस्कस इंडियाज रोल in global peace building efforts. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।